व्हाइट हाउस में वजीर आजम शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी हमरा थे। दो तरफा उमूर और बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर अहम गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ट्रंप से मुलाकात इंतहाई मुफीद रही। साथ ही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद रहे। साथ ही दोनों को शानदार शख्सियत करार दिया। 1 घंटा 20 मिनट जारी रहने वाली मुलाकात में कौन से अहम इशूज़ पर बात हुई, जानेंगे प्रोग्राम में। वाशिंगटन में ट्रंप से मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क पहुंच गए। आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म अपने खिताब में मसला कश्मीर और फ़लस्तीन, पाक भारत कशीदगी समेत अहम इशूज़ उजागर करेंगे। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन से मुतालिक भी अमूर उजागर किए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान एशिया कप T20 के फाइनल में पहुंच गया। सुपर 4 मरहले के आखिरी मैच में बांग्लादेश को 11 रन से शिकस्त। कम रन्स के बावजूद पाकिस्तानी शेरों ने हरीफ के जबड़े से फतह छीन ली। बांग्लादेश की टीम 136 रन के ताक़ुब में 124 रन तक महदूद रही। शाहिन अफरीदी और हारिस रऊफ ने 3 खिलाड़ी आउट किए। साइम अयूब ने 2 और मोहम्मद नवाज ने 1 विकेट हासिल की। एशिया कप का फातेह कौन होगा, फैसला कुल मार्का इतवार को पाकिस्तान और भारत के दरमियान होगा। गजा जंग बंदी पर आलमी मजम्मतें और इजलास भी इसराइल को रोक न सका। ताज़ा हमलों में मजीद 85 फ़लस्तीनी शहीद किए गए। अब तक 65,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। गजा मामले पर जनरल असम्बली इजलास में चिली के सदर गैब्रियल बोर्क ने दुनिया को सुना दी। कहा, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को उनके ख़ानदान के साथ मिसाइल से टुकड़े टुकड़े होते देखना नहीं चाहता। गजा में शहीद किए जाने वाले फ़लस्तीनी नौजवान और अफगानिस्तान में स्कूल से निकाली जाने वाली ख़वातीन सबसे बढ़कर इंसान। और मारूफ गुलकारा नाहिदा अख्तर की आज 69वीं सालगिरह। पॉप मौसीकी के अलावा गज़ल गायकी, क्लासिकल, नीम क्लासिकल और लोकगीतों में अपना मकाम बनाया। 70 से 80 की दहाई तक पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में अपनी आवाज़ का जादू जगाया। मौसीकी की दुनिया में गिरा कदर खिदमात पर उन्हें सदाकती अवार्ड बरा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। दुनिया बोले के साथ मैं हूँ फैसल करीम और मेरे साथ हैं सादिया साथ से। गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट डे ऑफ द वीकेंड, लेकिन यकीन रखिए कि इस वीकेंड से लेके जो अब शुरू हो रहा है और संडे तक हमारे दिलों का, आसाब का, जहनों का, सब चीज़ों का इम्तिहान है। क्रिकेट की हम बात करेंगे, बट उससे पहले कल रात जो हुआ है उससे कहाँ कहाँ तकलीफ़ हो रही है वो आपको बता देते हैं। और बड़ी ही अहम मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुई है डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात, और इस मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। बिल्कुल, व्हाइट हाउस में यहाँ मुलाकात हुई और फील्ड मार्शल जैसे कि फैसल इसमें मौजूद थे। अमरीकी नायब सदर इसमें हैं, जेडी वैंस भी, और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भी मौजूद थे। ओवल ऑफिस में इस होने वाली मुलाकात में ज़ाहिर है जो अभी रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं उस पर बात हुई है। इसमें गज़ा के मामले पर भी बात हुई है। इसमें पाकिस्तान सऊदी पैक के हवाले से भी डिटेल्स आ रही हैं कि देयर हैड बीन डिस्कशन अबाउट इट। एंड इस वक्त जिस तरह से मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल बदल रही है उसमें पाकिस्तान के किरदार के ऊपर भी बात हुई है। एंड एट द सेम टाइम पाकिस्तान में अमरीका के जो इंटरेस्ट हैं उनको भी नहीं भूला जा सकता है। वो तस्वीर ना ये बड़ी आइकॉनिक है। ये अभी चल रही है ना लूप पे। अभी एक तस्वीर आएगी जिसमें ये डोनाल्ड ट्रंप ने थम्स अप का निशान बनाया हुआ है। एक तरफ शहबाज शरीफ है, हाँ जी, एक तरफ मैंने किया एक तरफ शहबाज शरीफ है और एक तरफ है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। अब इससे आज पूरे दिन एनालाइज करें कि भारतीय मीडिया में क्या हो रहा है, क्या बेचैनी, खुलबुली, वो क्या था, दड़दड़ाहट, दबदबाहट, सड़सड़ाहट, खुलबुलाई, चुलबुलाई, वो सब हो रहा है, ईच एंड एवरीथिंग। खैर, इसके हवाले से आगे चल के हम बात करेंगे। कल भी एक ऐसा वक्त आया, लेट्स मूव ऑन टू द सेगमेंट जिसको हमने करना है। कल एक ऐसा वक्त आया कि जिस वक्त हम ये सोचने पे मजबूर हो गए क्यों हम पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो करते हैं। वाई नहीं, बट एक्चुअली फिर एक लम्हा आया और हमें ये लगा कि यार इसलिए फॉलो करते हैं। वो लम्हा पता नहीं कब आया। लम्हा तब आया जब बांग्लादेश ने हमसे भी ज्यादा क्रिकेट गंदी खेलना शुरू की। हाँ। तो हमें लगा अच्छा ठीक है, इस दुनिया में सिर्फ हमारी क्रिकेट टीम नहीं है जो इतनी पुरानी, मतलब शुरू से क्रिकेट खेलने वाली नेशंस में से हो और उसके बाद भी ऐसी हो। एंड देन आई फिगर्ड आउट कि हमसे भी कोई ऐसी टीम है जो बुरा खेल सकती है। बहुत सारी टीम्स ऐसी जो बुरा खेल रही हैं। नहीं, देखो, देयर आर टीम्स लाइक ओमान, देयर आर टीम्स लाइक यूएई, अच्छा खेला
था इंडिया के खिलाफ, राइट, देयर आर टीम्स लाइक दीज टीम्स, राइट, जिन्होंने अब क्रिकेट खेलना शुरू किया। जो पाकिस्तान नेशन, मतलब हम तो पार्टीशन से पहले से टीम से थे और फिर अभी भी खेलते रहे हैं। सो वी हैव सीन द 50s and 60s and 40s and 70s and 90s of Pakistan, and now it's the 2000s of Pakistan. ओके तो अब ये तो हो गया कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हरा दिया और जीत गया और अब फाइनल में पहुंच गया है। तो हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर तनवीर अहमद साहब। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कल जीत गए हम, लेकिन जिस तरह जीते हैं उससे आप कितना सेटिस्फाइड है? मीनवाइल सैयद हैदर भी हमारे साथ ही मौजूद। हैदर भाई आपको भी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पहले जी तनवीर भाई बताइए। देखिए ओवरऑल जो पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली है उससे तो मैं तो सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि बैटिंग बहुत बुरी हुई, बॉलिंग तो फिर भी हमारी बहुत अच्छी थी। लेकिन बात सीधी सीधी ये है कि एक ही टॉप की जो टीम है इंडिया, उसने सबको बताया कि भाई हम वन ऑफ द बेस्ट एशिया की टीम और वर्ल्ड की टीम है। बाकी जो टीम्स जितनी भी खेल रही थी वो हमने पहले बात की है, सब एक जैसी थी। उनमें से जो बेहतर क्रिकेट खेली पाकिस्तान ने खेली और वो फाइनल क्वालिफाई कर गई। अब देखते कि इंडिया के अगेंस्ट तीसरा मैच खेले जाना है इस टूर्नामेंट का, फाइनल की सूरत में वहाँ क्या परफॉर्मेंस देती है ये हम फाइनल में देखेंगे। ठीक है, अब एशिया कप के फाइनल के हवाले से भी बात करने हैं तनवीर भाई आपसे, लेकिन इससे पहले ज़रा हैदर भाई अगर हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं तो उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये जो कल जो हो गया ना हमारे साथ, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि हमने किस पे खुशी मनानी है, किस पे सैड होना है। ऑब्वियसली it is good for Pakistan that we have come to finals, we've reached, and एक slap है to a country's face for the fact that they kept saying कि पाकिस्तान कौन से नंबर की टीम है। अब तो मुझे ये हो गया कि अगर पाकिस्तान फाइनल में जीत गया तो will you be able to accept that एशिया कप की पहली टीम कौन है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। देखिए जीतने के बाद किसी टीम को कुछ कहना जो है मुनासिब नहीं होता है, जो कुछ जैसे भी खेला, जिस तरह भी खेला, लेकिन जब जीत के आते हैं तो कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन असल बात तो ये है, सच ये है कि कल पाकिस्तान जीता नहीं है बल्कि बांग्लादेश हार गई है। जितनी बुरी क्रिकेट कल हुई है, दोनों टीमों ने खेली है, ऐसी क्रिकेट जो है मैं समझता हूँ क्लब क्रिकेट में भी नहीं खेली जाती है। जिस तरह जो शॉट्स खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था बांग्लादेश हारने के लिए आई है, हर सूरत में हारना चाहती है, किसी भी तरह हमें हरा दो। और जो बैटिंग कर रहे थे इस लेवल पे आके, इंटरनेशनल लेवल पे अगर ऐसे बैटिंग आप करते हैं तो मैं समझता हूँ इससे बेहतर है कि बांग्लादेश को आइंदा जो है किसी भी इवेंट में जो है ना वो नहीं करना चाहिए, शामिल नहीं करना चाहिए। और जिस तरीके से उनके बॉलर्स बॉलिंग कर रहे थे तो हमें लग रहा था कि बराबर का मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन जब उन्होंने बैटिंग की तो ऐसा लगा कि कोई बिल्कुल ही जीरो दर्जे की, सिफर दर्जे की टीम जो है उसके साथ पाकिस्तान खेल रहा है। हालांकि पिच में कोई इतनी खराबी नहीं थी, पिच जो है इतनी खराब नहीं थी। छठा ओवर चल रहा था हैदर भाई, पावर प्ले में जिस तरह की शॉट्स नूरुल लगा रहा था, मैं शॉक थी। इट वाज बियॉन्ड बीइंग अमेज्ड एंड सरप्राइज। बिल्कुल बिल्कुल, देखे ना, क्योंकि पिच में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ भी नहीं था ना, बॉलर्स को इतनी खतरनाक बॉलिंग कर रहे थे। 131 पर शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग कर रहे थे। तनवीर अहमद यहाँ फास्ट बॉलर हैं, हमारे पुराने साहब बहुत जबरदस्त फास्ट बॉलर थे, वो मुझसे ज्यादा बेहतर बताएंगे कि 131 के ऊपर तो बॉल ऐसे नजर आती है जैसे फुटबॉल नजर आती है, और उनके बैट्समैनों को गेंद नजर नहीं आ रही थी। तो ये बात समझ में नहीं आई कि क्या हो रहा था वहां पे। लेकिन बहरहाल टीम जीती है। अब अगर कुछ कहेंगे तो लोग कहेंगे जनाब आप हसद करते हैं, आप जो है हमें कुछ नहीं है। तो भाई हम बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं। सबसे बड़ी खुशी है कि एक बार फिर इंडिया और पाकिस्तान एक और मैच। चले, अब आपने ये बात करी ली तो यही चीज़ मैं सवाल बना के लेके चलता हूँ तनवीर भाई। एक बार फिर हम हैं जनाब इंडिया के सामने, और वो भी फाइनल। व्हाट डू यू थिंक, मौजूदा टीम के साथ ही जाए पाकिस्तान? देखिए मेरे ख्याल में सेम टीम के साथ ही जाएं, क्योंकि इंडिया जैसी टीम के अगेंस्ट आप किसी नए लड़के को मौका नहीं दे सकते। जिस तरह हुसैन तलत को खिलाया था लास्ट मैच में अगेंस्ट इंडिया के, वो पैनिक हुआ और वो जल्दी आउट हो गए, फिर उनके ऊपर बहुत सारी बातें हुई। तो मैं नहीं समझता कि चेंजिंग होनी चाहिए, सेम टीम पे जाना चाहिए। हमारे बैट्समैन तो कुछ नहीं कर रहे, बॉलिंग ही कर करके जितवाई जा रहे हैं, तो बस ठीक है, इसी तरह अच्छा, करते मैं इसमें एक और चीज़ में अगर तनवीर भाई आपसे पूछूँ कि ये रोल्स जो चेंज हो रहे हैं, शाहीन बैटिंग कर रहे हैं, साइम बॉलिंग कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि चलें शाहीन का बैटिंग करना फिर समझ आता है कि चलें ही इज़ अ पिंच हिटर के तौर पे पहले भी है, बट साइम एज अ बॉलर क्या कहेंगे आप? देखिए बेशक हम फाइनल भी जीत जाएं, हम बड़े खुश होंगे कि जी हमारी टीम फाइनल जीत गई है। क्रिकेट वहीं हमारी खड़ी है, ये बात लिख लेना
वहीं क्रिकेट खड़ी हुई है जहाँ आज भी खड़ी हुई है। तो क्रिकेट बेहतर करने की किसी को ज़रूरत ही नहीं है, बस वो इसी पे खुश होंगे जी हमने इंडिया को फाइनल हरा दिया। हम जो बात करते हैं हम क्रिकेट के सिस्टम की बेहतर होने की बात करते हैं। मेरी नज़र में फ़ाइनल जीतना हारना या जीतना वो नहीं होता है। मेरी नज़र में ये है कि आपने अपनी क्रिकेट को किस तरह बेहतर किया है कि आगे चल के आप बड़ी से बड़ी टीम्स को हरा सकें, उसकी तरफ हम ध्यान ही नहीं देंगे। बस ये बोलेंगे जी फाइनल में पहुंच गए, फाइनल खेल लिया, जीते हारे जो भी, बस हम इसी में ही हम खुश रहेंगे। ठीक हैदर भाई, प्रॉब्लम ये नहीं है कि साइम गेंद कर पाता है, प्रॉब्लम ये है कि वो बैट नहीं कर पा रहा। और प्रॉब्लम ये है कि कोई भी प्लेयर जो कि बॉलिंग के मतलब जो बैटर हो या बॉलर हो लेकिन कोई और जॉब कर रहा होता है, हमें पाकिस्तान का जो जिस तरह से क्रिकेट चल रही है ना, हमें डर ये लगता है कि ये अपनी जगह पक्की कर रहा है एंड इवेंचुअली ये परफॉर्म नहीं करेगा। इसको पता है कि मैं या तो बॉल कर लेता हूँ या बैट कर लेता हूँ एंड दैट्स ऑल। मैडम मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। देखिए इंडिया के टूर पे 1987 में पाकिस्तान की टीम थी, इमरान खान कैप्टन थे, एजाज फकीर ने सेंचुरी की। अगले मैच में उन्होंने इमरान खान ने एजाज फकीर को ड्रॉप कर दिया। दुनिया ने इतना शोर मचाया बाद में भी और उस वक्त भी, यार सेंचुरी वाले को बाहर गए। तो उन्होंने कहा कि मुझे बैटिंग नहीं चाहिए थी, मुझे बॉलिंग चाहिए थी उसकी, और वो बॉलिंग में कुछ नहीं कर पाया, तो मेरे लिए बेकार है वो। तो बात ये है कि आपका जो रोल है अगर आप वो नहीं प्ले कर रहे उसके बाद आप बेकार हैं। उसके बाद आप जो है, अब साइम अयूब जो है उन्होंने कल अगर विकेट ले लिए, इसका मतलब है कि आपके प्राइम बॉलर नाकाम थे वहां पे। इसका मतलब ये है कि आपकी बॉलिंग जो है वो नाकाम हुई है। अगर नाकाम ना होती तो फिर साइम क्यों बॉलिंग कर रहा है? और हैदर भाई एक और भी चीज है ना, परसों तक शोर हो रहा था कि फखर को क्यों ऊपर ले आए। कल तो जल्दी मौका, फरहान गॉट आउट एट 4, उसके बाद तो ही गॉट द चांस साइम टू प्ले हिज ओपनर इनिंग्स ना, तो फिर क्या हो गया फिर? देखिए मैं आपको बताऊं, मैं बहुत करीब से साइम की बैटिंग को देख रहा हूं। साइम जो है ना वो अकॉर्डिंग टू बॉल की मेरिट पे नहीं खेल रहे हैं, वो अपना बस एक माइंड जो बनाए हुए हैं और घबराहट में वो जो है, कल उन्होंने शॉट खेला वो समझ में नहीं आया कि कौन सा शॉट था। ना वो पिच विकेट क्रीज से बाहर थोड़ा सा निकले, ना उनका बैट बॉल की पिच पे आया और उठा के उन्होंने मार दिया। उसका नतीजा निकला कि शॉट में जान नहीं थी, सीधा फील्डर के हाथ में। अच्छा, उससे पहले उसके बाद में कमेंटेटर्स ने बार बार दिखाया कि जब फखर शॉट खेल रहे थे तो लॉन्ग ऑन पे फील्डर था और साइम पे वो सर्किल में आ गया, सर्किल में ले लिया। यानी इसका उनको पहले से पूरा वर्कअप किया हुआ था कि इसके शॉट में जान नहीं है, कैच यहाँ पे आएगा। जब आप इतना प्रेडिक्ट हो जाएं बैट्समैन, तो समझ लीजिए फिर आपकी बैटिंग जो है ना उसमें कोई जान नहीं रही है अब। तो हमारा मसला बॉलिंग नहीं है, हमारा मसला बैटिंग है। टोटली फेल हो रही है, सबकी फेल। एब्सोल्युटली। अच्छा तनवीर भाई, 2 मैचेस हमने खेले इस टूर्नामेंट में इंडिया के खिलाफ, क्या गलती हमने की है और क्या चीज़ें हैं जिनको हम ओवरकम करें कि हम कुछ फाइनल में अच्छा कर सकें? देखिए अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो मेरे ख्याल में अभिषेक शर्मा को जल्दी आउट करना चाहिए। उससे ज़्यादा डेंजरस कोई नहीं है। अगर शुभमन गिल भी आउट होते हैं तो ठीक है, लेकिन अभिषेक शर्मा को बहुत जल्दी आउट करना पड़ेगा। जिस तरीके से वो बैटिंग करते हैं बहुत बड़ा टोटल कर सकते हैं। हमारी गलतियाँ ये है कि बैटिंग में हम बहुत जल्दबाजी करते हैं। साहिबजादा फरहान हो गया या फ़खर जमान हो गया, इन दो के ऊपर चल रहे हैं। अगर ये 2 सर्किल बहुत अच्छा खेल लें तो हमारी टीम कुछ बेहतर कर देती है, लेकिन उसके बावजूद भी 6 ओवर के बाद हमारे पास ऐसे बैट्समैन हैं जिनको स्पिन ही खेलना नहीं आता। और उनके इंडिया के जो स्पिनर्स हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनकी फास्ट बॉलिंग देखें, स्पिनर्स देखें, बैटिंग लाइनअप देखें, वो बहुत अच्छी है। तो पाकिस्तान को अगर इंडिया के अगेंस्ट अच्छी क्रिकेट खेलनी है तो आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि पूरे 20 ओवर खेल के हम कुछ ना कुछ करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंडिविजुअल कोई ना कोई ऐसी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी बॉलिंग में या बैटिंग में। अदरवाइज मैं नहीं समझता कि इंडिया से आप फाइनल जीत सकते हैं। जिस तरीके से वो क्रिकेट खेल रही है, फाइनल उन्हीं को जीतना चाहिए। और हैदर भाई एक चीज़ मेरे जहन में आती है कि ऑब्वियसली वो ख़ास तौर पे फ़खर के अगेंस्ट प्लान करके आएंगे, साहबजादा के अगेंस्ट प्लान करके आएंगे, मे बी फ़खर के अगेंस्ट ज़्यादा। वाई? बिकॉज फ़खर ठीक है उस दिन अनलकी हो गए, पिछला जो मैच था हमारा भारत के साथ, बट दिस टाइम वो चार्ज कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि और फ़खर थोड़ा फियरलेस खेलते भी हैं इंडिया के अगेंस्ट। व्हाट डू यू थिंक विल बी देयर प्लानिंग अगेंस्ट फ़खर? देखिए फखर जो है अब उनके गेम में इतनी जान नहीं रही है। मेरे ख्याल से तो उनको टीम से निकाल देना चाहिए फखर को,
क्योंकि फिटनेस भी नहीं है उनकी, वो जो है सही तरह, आप अगर आप गौर से उनकी फाइनल से शॉट्स तो नहीं देखें, निकाल पाएंगे हैदर भाई, नहीं फाइनल से तो नहीं फाइनल निकाल तो पाएंगे, खेल रहे लेकिन थे। लेकिन आप कोई बड़ी, मैं तो उनसे कोई बड़ी इनिंग नहीं देख रहा हूँ फखर से, क्योंकि फखर में अब वो शॉट भी लगा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे उनसे लग नहीं पा रहे हैं। फखर भी नहीं बस लगा किसी रहा, साइम भी नहीं लगा रहा, फरहान भी 2 शॉट्स के बाद जो है शाहीन वो शाहीन आफरीदी लगा रहे हैं ना, शाहीन आफरीदी आपके बन गए ना जहीर अब्बास। ओपनर ले आते हैं। जी हाँ, तो आपके पास तो मतलब टैलेंडर से वो जो है वो हमारे रन जो है टैलेंडर्स करके दे रहे हैं, और बॉलिंग जो है वो टॉप ऑर्डर करके दे रहे हैं, यानी पूरी नैया ही जो है ना उल्टी हुई है। और मजे की बात ये है, सबसे मजे की बात ये है, जो करता धरता है टीम के, वो इस बात पर शर्मिंदा भी नहीं होते। वो आराम से बैठ के ये कहते हैं, देखें जी कितनी जबरदस्त बैटिंग की शाइन है। हमें शर्म आनी चाहिए, जो हमारा काम, जिसको काम है वो नहीं कर रहा है। ये तो वही बात हो गई कि हमारे पीएम साहब अमेरिका गए और वो वहां पे कोई बात ना कर पाए, और यहाँ से किसी छोटे मोटे को जाना पड़े बात करने के लिए, तो शर्मिंदगी की बात है। हमारे बैटर्स जो हैं टोटली फेल हो चुके हैं, उनको समझ ही नहीं। और वजह क्या है, मैं आपको वजह बताता हूँ। वजह यह है कि टेक्निक गलत है, इन सब की टेक्निक गलत है। हसन रजा पे इतना शोर हो जाता है, मैं अगर सेलेक्टर हूं, मैं हसन रजा को कभी, हसन नवाज को मैं कभी उसको सेलेक्ट भी नहीं करूंगा, उसकी टेक्निक ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है खड़े कैसे होना है, उसके पांव ही नहीं खुलते हैं बिल्कुल। आपके अगर स्पिनर पे पाउंड, जावेद मियां तो कहते थे, जो आदमी स्पिनर पे बाहर निकल के नहीं मार सकता है, डरता है, वो कभी भी स्पिनर्स को नहीं खेल पाएगा। और हमारे बैट्समैन स्टिक रहते हैं बिल्कुल क्रीज के अंदर, पाउंड के स्टंप हो जाएंगे, ये डर जो है ही नहीं, फीट मूवमेंट नहीं है। तो ऐसी बैटिंग के साथ आप इंटरनेशनल लेवल पे जब जाते हैं, अभिषेक की अभी बात की तनवीर है, अभिषेक का कम से कम अगला फ्रंट जो है, फुट जो है वो 1-1 मीटर आगे जा रहा है। आप उसकी बैटिंग उठा के देखें, और उसमें कामयाब हैदर भाई एक और है हमारे साथ, 7 ओवर से लेके 15 ओवर तक हम फ्रीज हो जाते हैं। तो मैं आप वाली बात को, उसको जरा मैं तनवीर भाई के पास लेके जाता हूं। तनवीर भाई, हम चौका मारते हैं, हम छक्का मारते हैं, उसके बाद 4 बॉलें सूंघ जाते हैं हम। स्ट्राइक रोटेशन का बहुत बड़ा मसला है भाई, फ्रीज हो जाते हैं हम। सो इसको क्या करें, कैसे ओवरकम करें? देखें, जितनी भी टीम्स है ना दुनिया की, जो छठे नंबर से है, 7वें पे, 8वें पे, 9वें पे, 10वें पे, इन सबके यही हालात हैं। जितने भी एशिया कप अभी खेली हैं इंडिया के अलावा, सबके यही हालात हैं। किसी को स्पिनर्स खेलने ही नहीं आते, सब छक्के मारने पे लगे हुए हैं। प्रॉपर जो टेक्निकली प्लेयर है, जो सेंसिबल खेलने वाला है, जो सिंगल डबल्स खेलने वाला है, जो फीट यूज़ करने वाला है, स्पिनर्स को अच्छे खेलने वाला है, वो किसी भी टीम में आप में नज़र नहीं आएगा, स्पेशली पाकिस्तान में भी नज़र नहीं आएगा। इसीलिए बार बार, हालांकि टीम फाइनल में पहुंच गई है, लेकिन फिर भी अभी भी सब लोग, सब क्रिकेटर्स यही कह रहे हैं। पहले तो कहते थे बाबर रिजवान को टीम में नहीं होना चाहिए, अब सारे कह रहे हैं बाबर रिजवान को टीम में होना चाहिए। उसकी वजह ये है क्योंकि जो क्रिकेट हमारी टीम ने एशिया कप में खेली है या ट्राई नेशन सीरीज़ में खेली है, बैटिंग वाइज बिल्कुल पथेटिक खेली है। तो ऐसे प्लेयर आपके ज़रूर टीम में होने चाहिए, जिनकी वजह से आप 6 ओवर से लेकर 15वें ओवर तक आप कम से कम मैच लेके चलने वाला कोई ना कोई प्लेयर हो, तो तब टीम को फ़ायदा होता है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, जो आपने बात की है ना, तो पाकिस्तान टीम क्या करे, वो कैसे स्पिन को न्यूट्रलाइज करे, किस तरीके से, क्योंकि सबसे बड़ा मसला हमारा वो है। मैं तो खैर किसी और टीम की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान की कर रहा हूँ बात। 2 मैचेस इंडिया से हुए हैं, हम दोनों मैचेस में एक्सपोज हुए हैं, चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो। हालांकि दूसरा मैच जो 171 करने के बाद हम इतने बुरे तरीके से एक्सपोज हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमारी ये जो बॉलिंग, हम किसी और टीम के खिलाफ उनको हिलने भी नहीं दे रहे, क्योंकि उनके पास क्वालिटी बैट्समैन नहीं है। तो दूसरे मैच में हमने 171 रन इतनी आसानी से करवा दी है। तो यही सारा जो प्रेशर है ये पाकिस्तान के ऊपर होगा। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, अगर इंडिया की बैड लक बहुत बुरी हुई तो हारेगा, वरना इंडिया बहुत रिलैक्स होगा। उसको पता है कि हमने 2 मैचेस हरा दिए हैं, चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, हमने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है। तो पाकिस्तान को मैंने जिस तरह आपको बोला है कि जब भी बॉलिंग करने आए, चाहे अभिषेक शर्मा को आए, चाहे सूर्या कुमार यादव को आए, चाहे तिलक वर्मा को बॉलिंग करें, चाहे संजू सैमसन को करें, जिनको भी करें, एक बड़े दिल से करें और विद इन स्टंप बॉलिंग करने की कोशिश करें। हम ये देखते हैं, जिस तरह हमने इब्रार को भी देखा कि जब उनको टारगेट किया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा रन्स देने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा मार खाते हैं। तो प्रेशर तो होगा हमारी बॉलिंग लाइनअप के ऊपर। ठीक है, हैदर भाई आप भी बता दें, व्हाट डू यू थिंक, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए
इंडिया के देखिए हमारी स्ट्रेटजी बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल। आप फोकस करें अपनी बैटिंग पे, अपनी बॉलिंग पे। सिंपल, आप जो है ना, आप फोकस नहीं है, आप जो है वो बॉल बाय बॉल। शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। देखिए जब भी आप शॉर्टकट ढूंढेंगे तो आपको रिजल्ट यही मिलेगा। हमारे बैटर्स जो है ना शॉर्टकट, वो चाहते हैं जल्दी जल्दी कुछ रन्स कर लें ताकि हम जो है वो हमें दूसरे मैच में चांस मिल जाए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हमारे जो टीम मैनेजमेंट है उनको ये जरूर सोचना चाहिए कि हमारी बैटिंग अगर जहां पे कोई बैट्समैन नहीं चल रहा है तो जबरदस्ती उसको खिलाने की कोशिश ना करें। अब साइम नहीं चल पा रहा है, आप ड्रॉप कर दें, आपको वो 4 ओवर कोई और भी करा के दे देगा, लेकिन आप वहां पे बैटिंग पे प्रेशर मत डालें प्लीज। आपके पास बैटर अगर है, वैसे तो लेके ही नहीं गएंगे, मैं नहीं आपको लेके गए, मैं यही कहने लगी। ये ऐसे बैटर लेकर गए हैं जो क्लब क्रिकेट के खिलाफ। खुशदिल शाह कितने सालों से खेल रहे हैं, अभी तक वो टीम में मुकम्मल, अब वो क्या आप खुशदिल शाह को खिलाएंगे? तो जाहिर सी बात है। तो हम ये, मैं आपको बताऊं, ये इन्होंने एक अपना वतीरा बना लिया है कि लेके ही मत जाओ, नहीं जाओ ताकि ऑप्शन ही ना हो। तो बहरहाल सिंपल स्ट्रेटेजी है, गेम पे फोकस करें, अपनी 100% परफॉर्मेंस दें, फिर आगे देखें क्या होता है कि शायद हो सकता है इंडिया भी कुछ गलतियां करे। और हैदर भाई, इसमें एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा था। देखें, ट्रेंड तो यही होता है ना कि आप जो जीते अनबीटन टीम के साथ आप जाते हैं। ठीक है, आप अनबीटन टीम के साथ जाना चाह रहे हैं ऑल दैट, लेकिन आप कॉम्बिनेशन तो देखें। कल मैंने बड़ा देखा रात में, राइट फ्रॉम पीटीवी एंड अदर चैनल्स जितने भी बैठे हुए हैं, फ्रॉम सनमी टू शुएब अख्तर एंड ऑल, सबका ही कहना, भाई आप साइम और बाकी पार्ट टाइमर्स के साथ बांग्लादेश के अगेंस्ट जीत सकते हैं, तो इंडिया के अगेंस्ट नहीं जीत सकते भाई, नहीं जीत सकते। सो माय क्वेश्चन इज, जो ये भी साहिबान सारे एक्सपर्ट कह रहे थे, आपको इंडिया के अगेंस्ट कम से कम 4 नहीं तो पूरे 5 पक्के बॉलर्स के साथ जाना पड़ेगा। तो विद दैट हमारे पास ऑप्शन क्या रह जाता है? हमारे पास ऑप्शन यह रहता है हारिस रऊफ और शहनशाह अफरीदी, स्पिन में अबरार और नवाज। तो आपको या तो फाइनल के लिए आप हसन अली को लेके आए या फिर वसीम जूनियर को लेकर आए, आपको 5 पक्के बॉलर्स के साथ जाना ही जाना है बॉस। देखिए अगले मैच में अगर यही पिच हुई, ऐसी हुई, देखिए कल फास्ट बॉलिंग को मदद मिल रही थी, तो पाकिस्तान को एक फास्ट बॉलर तो शामिल करना पड़ेगा। आप फ़हीम अशरफ के साथ नहीं कर सकते। फ़हीम अशरफ जो है ना, वो ही में है ना शी में है, ना वो फास्ट बॉलर है ना स्पिनर है, उनकी स्पीड नहीं है उनके पास। उनके कुछ जो है वो एक आध विकेटें आखिरी ओवर्स में मिल जाती हैं, तो जब स्कोर बोर्ड होता है तो वो 2 विकेटें 1 विकेट नजर आती हैं उनको, तो उनको शामिल कर लेते हैं। लेकिन आपको क्वालिटी पे जाना है, क्वालिटी देखें हमेशा जो है हमें रियल फास्ट बॉलर से मिलती है। दूसरी बात ये है कि आपका जो बॉलिंग अटैक है उसमें ये भी तो देखें कि आपने पिछले मैचों में गलतियां की हैं। कल की अगर आप बॉलिंग देखें, हम मैच तो जीत गए, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी की फास्ट बॉलिंग के अलावा कोई और फास्ट बॉलर चला नहीं है कल। हारिस रऊफ जो है, आप ये नहीं कह सकते उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है। तो इस सूरत हाल में आप इंडिया जैसी टीम के खिलाफ अगर इसी टीम के साथ, इसी परफॉर्मेंस के साथ खेलेंगे, तो फिर तो मैं समझता हूँ फिर अल्लाह ही हाफिज है क्या होने वाला है। चले, we are hoping for the best since Pakistan has made into finals somehow. We might be able to win somehow. What do you think? लेट्स सी। देख, बहुत शुक्रिया हैदर भाई, बहुत शुक्रिया तनवीर, शुक्रिया। तो देखते हैं कि पाकिस्तान जो है उसके, वैसे आज एक मैच आज भी है इंडिया श्रीलंका, विच इज अ फ्यूटाइल मैच। इंडिया I विल think India बी is going to rest them most of the players. रेस्ट द प्लेयर्स, गोइंग टू टेस्ट देयर बेंच स्ट्रेंथ। उनके लिए तो वॉक इन द पार्क होगा। लेकिन संडे को बड़ा है मैच। चलिए हम एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद आलमी मंजरनामे पे जो बड़ी तब्दीली पाकिस्तान ला रहा है उस पर करेंगे बात। रहिए हमारे साथ। बुमराह को रेस्ट करा दिया। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। बात करेंगे उस बड़े तहलके की जो कल रात हुआ। शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हुई मुलाकात, और इसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी थे हमरा। पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हम सिर्फ एक लाइन बताते जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दीज टू आर ग्रेट गाइस, ग्रेट गाइस। Exactly like this. और उस पर फिर इंडियन मीडिया जो है इस वक्त पागल हुआ फिर रहा है। तो जनाब 1 घंटा 20 मिनट की मुलाकात जारी रही। अंदर की बहुत सारी खबरें आ रही हैं, इसी के लिए हम चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारा पैनल, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, और उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, चेयरमैन तहरीक नौजवान पाकिस्तान और तजियाकार। आप दोनों साहिबान का बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग डॉक्टर जमील, स्टार्टिंग फ्रॉम यू। ये एक लाइन जो कि इस वक्त जिसको कहते हैं ना दुश्मनों के दिल में तीर बन के घुस रही होगी, दीज टू आर ग्रेट गाइस, शानदार शख्सियत करार दिया है शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को, क्या कहेंगे इस पे? नहीं, इस पर कोई शक नहीं, क्योंकि ऑप्टिक्स तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं किसी भी हाई लेवल डेलीगेशन की मीटिंग से, और सरबराहान की मीटिंग ख़ास तौर पर। तो ये जस्चर्स, ये ऑप्टिक्स, अगर आप इसको कंपेयर करें जो चंद दूसरे सरबराहान मिल के गए हैं वाइट हाउस में,
तो आपको ये नुमायाँ मालूम होगा। तो उससे अंदाज़ा ये होता है कि हमारी अहमियत, हमारी अफजलियत और हमारी फौकियत, उसके बहुत सारे वजूहात हैं। और यकीनन हर मुल्क अपने अपने इंटरेस्ट में काम करता है। अमेरिका अपने इंटरेस्ट में काम कर रहा है, हम अपने इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं। और अमेरिका के जो एक बड़े सीनियर ऑफिशियल, क्योंकि इसकी कोई तफसील बाहर नहीं आई है, ये क्लोज डोर मीटिंग थी, और क्लोज डोर मीटिंग्स की कोई प्रेस इंटरेक्शन जिस तरह के बाकी सरबराहान इंक्लूडिंग तुर्की के प्रेसिडेंट से जब मुलाकात हुई उसके बाद प्रेस इंटरेक्शन हुआ, इसमें नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि दोनों ममालिक के वजारत खारजा अपने अपने अंदाज में, डिप्लोमेटिक अंदाज में तफसीलात जारी करेंगे इन कंसल्टेशन विद ईच अदर। तो वो मुझे महसूस होता है कि आजकल में वो आ जाएगा। तो जो यूएस के तरफ से एक सीनियर ऑफिशियल जिसका नाम नहीं कोट किया गया है, उसने यही बताया कि यूएस अपने इंटरेस्ट को बढ़ा रहा है रीजन में, और दैट इंक्लूड्स थ्रू इंगेजिंग विद पाकिस्तान। इसका मतलब क्या हुआ कि पाकिस्तान को समझा जा रहा है कि अहम मुल्क इस खित्ते में, जिससे इंगेज करके खित्ते की स्टेबिलिटी, अब मैं अपने तरफ से तजिया दे रहा हूँ, खित्ते की स्टेबिलिटी, खित्ते में पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस है, खासतौर पर मिडल ईस्ट हो गया, इवन ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है जिससे हमारे ताल्लुकात काफ़ी बेहतर हैं पहले के मुकाबले में। तो इस दफ़ा मैं अपनी कैरियर में मैंने नहीं देखा कि इससे बेहतर तरीके से सफारतकारी की गई हो, फॉरेन पॉलिसी को नेविगेट किया गया हो। जिस तरीके से दुनिया के तीन पावर्स तीनों के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात इस वक्त जा रहे हैं, रशिया, चाइना और अमेरिका। देखें कि रशिया जो है स्टील मिल एक नई लगाने लगा है, उसके अलावा रशिया के तरफ से अच्छे हमारे बयानात और अच्छे वाइब्स आ रहे हैं। इसी तरीके से चाइना तो खैर हमारा हर दौर का दोस्त है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड है। यूएस किसी ने एक दूसरे पर या पाकिस्तान पर एतराज़ नहीं किया। और सबसे बड़ी इसका एविडेंस तो ये है कि जो सऊदी अरब से हमारा डिफेंस डील, डिफेंस पैक्ट हुआ है, उसके बारे में आप देखें कि ना इजराइल की तरफ से कोई ऐसी चीज़ आई है क्रिटिसिज्म, ना यूएस की तरफ से। और चाइना तो ज़ाहिर है इस पर उसको मुसरत होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस जो है उससे चाइना को कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचता। तो इसी तरीके से देखेंगे ये एक अच्छी सफारतकारी की निशानी है। ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। अब्दुल्ला साहब, वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑन आवर शो। अब कल जो हुआ सबकी नज़रें थी, आई वुड जस्ट लाइक टू गेट दोज वर्ड्स जो डोनाल्ड ट्रंप के थे, वो ये थे, वी हैव अ ग्रेट लीडर कमिंग, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड द फील्ड मार्शल. Field Marshal is a very great guy, and so is the Prime Minister. They will be here very soon, anytime in the Oval Room. और रेजिडेंस में मुलाकात 2019 के बाद अब होने जा रही है when it comes to this sort of meeting. इसको किस तरह से परसीव किया जाएगा, ख़ास तौर पर हमारे इर्द गिर्द के जो ममालिक हैं उनमें. एट द सेम टाइम कुछ इंसाइट पता चल रही है कि किन मामलात के ऊपर गुफ्तगू हुई है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शुभ बखैर. देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात का, ये हमेशा डामाडोल ही रहे, कभी अच्छे कभी जो है वो बहुत ख़राब. और फिर ख़ास तौर पे 2021 में जब अमेरिकी फ़ौज का इनखला हुआ अफ़गानिस्तान से, तो हमारी जो स्ट्रेटेजिक शराकतदारी थी उनसे, वो भी ख़त्म हो गई. और पाकिस्तान ज़ाहिर है उनका नेचुरल एलाई तो कभी था नहीं, वो तो इंडिया उन्होंने चुना हुआ है बाकायदा, और उसके ऊपर एक 35 साल से इन्वेस्टमेंट भी उनकी मौजूद है. लेकिन इस सब के बावजूद जब मार्का हक हुआ और उसमें भारत को एक हज़ीमत आमेज़ शिकस्त का सामना करना पड़ा बतौर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर साउथ ईस्ट एशिया का, जो कि अमेरिका ने उसको एक रोल दिया हुआ था, उसके अंदर वो मुकम्मल नहीं कर पाया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के कद काठ में इजाफा हुआ. और यही एक वजह बनी पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान में डिफेंस और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की. दूसरी जानिब जो है अमेरिका के साथ जो है वो पहली इंटरेक्शन जो थी वो जब 2021 के इनखला के बाद वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की हुई, जो कि एक गैर मामूली इंटरेक्शन थी. और इस गैर मामूली इंटरेक्शन के अंदर जो है मेरे ख्याल में बहुत कुछ बातें की गई, और ज़ाहिर है ये उसका ही कंटिन्यूएशन के अंदर एक दूसरा दौर था जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल जो थे वो मौजूद थे. इस मुलाकात के अंदर ज़ाहिर है अमेरिका या कोई भी मुल्क जो है ज़ाहिर है कुछ ले और कुछ दे के असूल के ऊपर चलता है.
अब देखना यह है कि पाकिस्तान जो है उससे वो क्या चाहते हैं। 2-3 चीज़ें जो हैं ज़ाहिर है इस टाइम पे रीजन के अंदर चाइना की एक बढ़ती हुई ताकत है, जिसको उसने इज़हार 3 सितंबर को अपनी फ़ौजी परेड में कहा और दुनिया को मल्टीपोलर डिक्लेयर कर दिया यूनिपोलर से। ज़ाहिर है ये अमेरिका के लिए एक तशवीश का बायस है। दूसरी जानिब जो है वो खित्ते के अंदर जो कि ख़ास तौर पे मशरिक़ वुस्ता है, उसके अंदर पाकिस्तान का असर और रसूख का बढ़ना, ये भी एक मेरे ख़्याल में अहम बात है। और ज़ाहिर है इसराइल के साथ जो अमेरिका के ताल्लुकात हैं, किसी से ढके-छुपे नहीं हैं। तीसरी जानिब जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका की ख़्वाहिश है आना बागराम की तरफ, लेकिन ये अब हालात कुछ और हैं। जिस टाइम पे अमेरिका ने छोड़ा था तो उस टाइम पे सिर्फ अमेरिका मौजूद था, लेकिन अब रूस और चीन के मुआहदात अफगान तालिबान हुकूमत से हो चुके हुए हैं, इसलिए उनका इस बेस के अंदर आना ज़्यादा आसान नहीं दिखता। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो ज़ाहिर है ये डिस्कशन का हिस्सा ज़रूर बनेंगी और बनी होंगी, लेकिन इस सब के बावजूद मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने अपनी अहमियत को जो है वो साबित किया। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी जो है वो बेहतर हुई। पाकिस्तान का एक मसला है और वो है पाकिस्तान की इकोनॉमी का। अमेरिका जो हमें दे सकता है वो क्या दे सकता है, यानी कि डिप्लोमेटिक जो कवर है वो दे सकता है। उस सूरत में बहुत राइटली पॉइंट आउट किया कि पाकिस्तान का एक मसला है इकोनॉमी। और जमील साहब मेरा सवाल आपसे ये, इट्स नॉट जस्ट इकोनॉमी, हमारी इनकंसिस्टेंसी टूवर्ड्स बिल्डिंग आवर इकोनॉमी हमारा सबसे बड़ा मसला मुझे लगता है। जी हाँ, ये बस बदकिस्मती से जो हमारे बतदरीज लीडरान आए हैं मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ औकात में, वो हमारी इकोनॉमी को सही सिमत में नहीं डाल सकें और उसमें बहुत सारे अंसर शामिल हैं। इसमें कोई लगी लिपटी बात नहीं है कि उसमें एक अंसर जो है मिसमैनेजमेंट का तो है ही है बहुत बड़ा, लेकिन करप्शन का भी उसमें एलिमेंट है। तो जिसकी वजह से हमारी अब महसूस होता है कि देखिए जब आप मजबूत होते हैं, किसी एक लिहाज से मजबूत होते हैं, तो खुद ब खुद बाकी अवामिल आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। वतन अजीज़ के मैं नौजवानों ने मिलत को यही कहूँगा कि अब ये वक्त आ गया है कि कश्तियों में जाके डूब के जाने अपनी ना दें, बल्कि अब इंशाअल्लाह वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी भी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। और उसके 2 इशारे दे देता हूँ मैं आपको। पहला इशारा तो जो ये हमारा डिफेंस पैक्ट हुआ है, इस पूरे खित्ते में चाइना के अलावा सबसे जो कवी और सबसे अहम मुल्क है मईशत के लिहाज से, वो है सऊदी अरब। और अगर गल्फ को देखा जाए तो 6 ट्रिलियन की उनकी इकोनॉमी है, तो बहुत बड़ी बात है। और उनकी 40% सॉवरेन फंड जो है वो इन्वेस्ट है बाहर, तो उसको देखें। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की अस्करी क़ुव्वत को देखें। शुक्र है कि हमने अस्करी क़ुव्वत अपनी इस इंस्टीट्यूशन को बचा के रखा है। ये उन लीडरान की हत्थे नहीं चढ़ा है जिन्होंने हमारी पूरी की पूरी मईशत की मैनेजमेंट और बाकी इंस्टीट्यूशंस को जो है वो इस नहज पे आज पहुंचा दिया है जिस पे आप बात कर रही हैं। लेकिन जब एक चीज़ ठीक होती है दूसरी ठीक होना शुरू हो जाती है। मैं इसका दूसरा रुख जो बताना चाहता था वो अमेरिका जब भी उसका ट्रेजरी डिपार्टमेंट को उसका सदर जब इशारा कर देता है कि इस मुल्क के लिए इन्वेस्टमेंट वगैरह का राहें हमवार करो, उनका एक इशारा वॉल स्ट्रीट पर जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं फिर उनको उसी लिहाज से इनकरेजमेंट मिलती है कि वो आके इन्वेस्टमेंट करें, और ज़ाहिर है उसी हिसाब से प्रोटेक्शन भी मिलती है दोनों। तो अब पाकिस्तान को जिस अभी डगर पर है और इस मोमेंटम को यकीनन बरकरार रखेगा पाकिस्तान, और वरना इट इज नॉट गोइंग टू बी, अब वो हमारा वही है कि हम वापस वहीं आके फंस जाएंगे फ्रॉम वेयर स्टार्टिंग। आफ्टर ऑल दीज एफर्ट्स वी हैव टू कीप ऑल द अपॉर्चुनिटी की विंडोज ओपन। बहुत शुक्रिया जमील साहब आपका। अब्दुल्ला साहब आप भी हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत चलें वी आर गोइंग टू टेक अ ब्रेक नाउ और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आपको कहेंगे खुश आमदीद एक मरतबा फिर। आप देख रहे दुनिया बोले। वेल, स्टॉक मार्केट आज आखिरी दिन है ऑफ द वीक और स्टॉक मार्केट अच्छा रिकॉर्ड बनाया। मार्केट इज रियली डूइंग वेरी वेल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी एक नया रिकॉर्ड बना है और डिटेल्स ये है कि कारोबार के आगाज़ के साथ 1700 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद चुनाई साहब, डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग सर। अनदर रिकॉर्ड PSX माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त कर रही है।
इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट सर, कितना ज़्यादा अहम है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का अच्छा परफॉर्म करना, प्रोवाइडेड द फैक्ट कि नॉट ओनली अब मुल्क में इंटरनल स्टेबिलिटी आ रही है पॉलिटिकल, बल्कि इंटरनेशनल खबरें भी बड़ी अच्छी आ रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है उसकी परफॉर्मेंस काबिलियत परफॉर्मेंस है। लोगों का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है पाकिस्तान में। और फिर जो इंटरनेशनल सिनारियो हो रहा है जिसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की एक पूरी दुनिया में पजीराई हो रही है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो अरब ममालिक हो, चाहे चाइना हो, तमाम जगहों पर भी एक अच्छा पाकिस्तान का रिलेशनशिप नज़र आ रहा है। और इन सारी रिलेशनशिप में पाकिस्तान की तरफ लोग देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहे हैं। तो ये सारी पॉजिटिव न्यूज़ है जो स्टॉक मार्केट को अफेक्ट करती हैं। और स्टॉक मार्केट जो है वो इसमें अच्छा परफॉर्म है। ऑलरेडी अंडर वैल्यूड मार्केट थी, पिछले 2 साल में आपने देखा कि ज़बरदस्त रैली हुई और मार्केट अपने पूरे पोटेंशियल पे आ गई है। तो बाय एंड लार्ज आगे भी मैं ये समझता हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बेहतर हालत में रहेगा। और ये बबल की बात नहीं है, बल्कि ये जो सराउंडिंग इम्पैक्ट्स हैं वो अच्छे इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, जो हालात हैं उसकी वजह। जी, राइट राइट राइट। अहमद साहब, अगर आप सुन सकते हैं, मैं जानना चाहूँगी कि जब हम ये कहते हैं कि अपने लेवल पर आ गई है, आई मीन व्हाट डू आई अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस, एक आम आदमी के लिए भी ये कैसा है? और अक्सर मेरे जहन में ये सवाल आता है कि क्या हमारा थ्रेशोल्ड ऐसा हो गया है कि हम किसी भी किस्म की अनसर्टेनिटी को हैंडल कर सके? क्योंकि अक्सर तो हम देखते हैं कि जो वोलेटिलिटी है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी एक ज़माने में कि हल्का सा इकोनॉमिक शिफ्ट और थोड़ा सा पॉलिटिकल शिफ्ट भी हमें बहुत सारा नुकसान दे रहा था। देखिए, मार्केट ने अच्छा ग्राउंड बनाया हुआ है। मार्केट में स्पेकुलेशन की बजाय मैं समझता हूँ कि लोगों का रियल इन्वेस्टमेंट है। और जहाँ रियल इन्वेस्टमेंट हो वहाँ इतनी आसानी से मार्केट जो है उसका खुदा ना खास्ता उसकी तंजिली नहीं हो सकती। और मार्केट मजबूत हाथों में है, चाहे वो लोकल इन्वेस्टर हो, चाहे इंटरनेशनल इन्वेस्टर हो। बाय एंड लार्ज मैं ये समझता हूँ कि लोगों ने सोच समझ पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की है, लोकली भी इंटरनेशनली भी। और ये सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो इस बात की गमाजी कर रही है कि हमारे इकोनॉमिक हालात भी ठीक हैं, हमारे पॉलिटिकल हालात भी बेहतर हो रहे हैं। और बाय एंड लार्ज इंटरनेशनल फ्रंट पे भी जो है वो पाकिस्तान के हालात तमाम ममालिक से बेहतर। बिल्कुल ठीक है अहमद शनाज साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। चलिए अब ज़रा सैलाबी सूरत हाल की गुफ्तगू कर लें, जो कि अब बतदरीज बेहतर होती जा रही है। हम जब भी ये बात करते हैं को ये जहन में ज़रूर रखते हैं कि जी पानी उतर रहा है, हालात इस वक्त लोगों के कैसे हैं। तो सबसे पहले ठट्ठा चलते हैं और हमारे नुमाइंदे नज़ाकत हमारे साथ मौजूद हैं। नज़ाकत, क्या सूरत हाल है कोस्टल बेल्ट की सिंध के, ज़रा बताइए। हाँ जी, बिल्कुल। ठट्टा और सजावल में अगर सेल की बात की जाए तो सैलाबी रेला इस वक्त ठट्टा दुल दराखंड के पुल के मकाम से जो है समंदर की तरफ रवां दवा आए। से ठट्टा के 10 से ज़ायद जो दिहात डेरा अब आ गए। जबकि बात की जाए सुजावल की तो सुजावल में 26 से ज़ायद जो दिहात कच्चे के इलाके में वो भी डूब गई और हज़ारों एकड़ पर जो फसलें थी डूब गई है, जिसमें मुख्तलिफ उसमें फसलें डूबने से जो वहाँ के काश्तकारों का सख्त नुकसान हो रहा है। और मेरे अगर कैमरा मैन इस तरफ आपको दिखाए तो यहाँ पर दुल दराखंड पुल के नीचे से जो है सैलाबी रेला अपनी जो मौज और मस्ती से यहाँ से गुजर रहा है, जिसके बाद दरियाए सिंध की जो सतह भी बुलंद हो गई है, बुलंद लहरें हो गई है, जिसके बाद जो दरियाए सिंध का जो सैलाबी पानी का बाद जो कच्चे के जो हिफाजती जो है ना बंद है, उन पर भी शदीद दबाव पड़ गया है। मुनार की सोजानी बंद और जो फ़कीर जो गोट और दीगर जो हिफाजती बंद है, वहाँ पर जो मुकमा जो इरीगेशन की जांच है ना, वहाँ जो इंतज़ाम वो निगरानी सख्त कर दी गई है। इस वक्त आपको बताएं हमें डिटेल से आगाह कर रहे थे। ज़रा जामशोरों की सूरत हाल भी जान लेते हैं। अरमान हमारे नुमाइंदे वहाँ से हमें अपडेट करेंगे। अरमान, बताइएगा जामशोरों में इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या वहाँ आसपास की आबादियाँ मुतमईन हैं? क्या सहूलियात उनको मिल रही हैं ऐसे में?
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कोटी डाउन स्ट्रीम में मौजूद हूँ, जहाँ पे जो है दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। इस वक्त आपको बताना चलूँ कि कोटी ब्याज में जो है 4 लाख क्यूसेक से ज़ायद का जो सैलाबी रेला है यहाँ से गुजर रहा है। इस हवाले से जो है एक जामशोर इंतजामिया की जानिब से जो खदशात ज़ाहिर किए जा रहे थे कि 119 यूनियन कौंसलों में जो है 100 से ज़ायद जो देहात हैं वो देरा बाने का खदशा था, लेकिन वो सब के सब खदशात जो है वो नाकाम नजर आए। और यहाँ पे सिर्फ जो है इस वक्त सैलाब की सूरत हाल की वजह से जो है 20 से 25 देहात जो हैं वो ज़ेराब आए हैं, जबकि फसलों को भी शदीद नुकसान पहुँचा है। मुख्तलिफ कच्चे की ज़मीनों पर जो फसलें काश्त की गई थी वो भी ज़ेराब आने से उनको भी नुकसान पहुँचा है, जिसमें से काश्तकारों को नुकसानों का सामना करना पड़ा है। इस हवाले से आपको बताना चलूँ कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो है तहसील मांजन के अंदर जो है मुख्तलिफ जो देहात थे जो ज़ेराब आए थे वहाँ से लोगों को नकल मकानी करा के महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। जबकि इस हवाले से आपको बताऊँ कि कोटी डाउन स्ट्रीम के अंदर इस वक्त जो 4 लाख से ज़ायद का जो रेला यहाँ से गुजर रहा है वो आइंदा 24 से 48 घंटों के अंदर जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा और ये सैलाबी सूरत हाल ख़त्म हो जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आपका। अरमान आप जामशोरों से आगाह कर रहे थे। तो इस वक्त अब सिंध में जो सूरत हाल है वो हमने आपके सामने रखी है। वहाँ पे रेस्क्यू के क्या इंतज़ामात हैं, क्या रिलीफ फराहम किया जा रहा है। रीजनल हेड रेस्क्यू 1122 फ़रीद अहमद खास खेली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़रीद साहब, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सैलाब मुतासरा इलाकों की क्या सिचुएशन है, टीम्स आपकी वहाँ पहुँची हैं, क्या फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आपके पास, किस तरह काम करनी, ज़रा बताइए। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। हैदराबाद में अभी जो फ्लड की सिचुएशन है वो जो कोटरी बैराज से जो फ्लो है वो मॉडरेट लेवल का है, और जो फ्लो आया है उसके साथ जो एरिया अफेक्ट हुए हैं, जो डिस्ट्रिक्ट अफेक्ट हुए हैं, दादू, जामशोरो, शहीद बेनज़ीराबाद, और जहाँ से कोटरी बैराज का फ्लो जा रहा है तो एक गिद्दू बंद है जो हैदराबाद का है वो अफेक्ट हुआ है। ठीक है। अच्छा, मुतासरीन के हवाले से भी बता दीजिएगा, क्या उन्हें महफूज मुकाम तक पहुँचाने में सबसे जो बड़े चैलेंजेस हैं वो आप हमारे साथ बता सकते हैं, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? आने वाले दिनों में जैसे जैसे पानी का फ्लो जाता रहेगा ऐसे फ्लो कम होता रहेगा। इन केस अगर कोई ऐसी इमरजेंसी होती है, अल्लाह ना करे, तो हम स्टैंड बाय हैं 24/7 और स्टेक होल्डर मैनेजमेंट के साथ और जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनके साथ हम 24/7 कोऑर्डिनेशन में हैं। अल्लाह ना करे अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो हम उस तरह। अच्छा, ये बताइए फ़रीद साहब के तादाद कितनी है लोगों की जिनको आपने रेस्क्यू किया है, महफूज मकामात पर जिन्हें मुंतकिल किया है? एसआईएस एम्बुलेंस ना सिर्फ एक एम्बुलेंस है बल्कि 8 ऑफ एम्बुलेंस है जो एडवांस मेडिकल इमरजेंसी केयर प्रोवाइड कर रहा है। उसके साथ साथ जो है कि हमारे 29 एडवांस इक्विपमेंट एम्बुलेंस में इंस्टॉल्ड हैं और ट्रेन पैरामेडिक्स हैं जो अपनी फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। और इसके साथ साथ एक इमरजेंसी सिचुएशन में हम ये केयर इमरजेंसी प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो है कि हम टेली हेल्थ पे वेलबिंग के लिए हम जो है कि वो हमारे 24/7 डॉक्टर्स बैठे होते हैं। अगर किसी को भी तबी मशवरा की ज़रूरत पड़े तो वो 1123 पे कॉल करके और डॉक्टर से रुजू कर सकता है। ठीक है। सबसे अहम चीज़ तो रेस्क्यू ऑपरेशन में यही समझी जाती है कि वहाँ जो मौजूद बीमार अफराद हैं उनकी अद्वियात, उनका इलाज, फिर खुराक, फिर पानी का बंदोबस्त, हाइजीन का ख्याल, ये सारी चीज़ें किस तरह से मुमकिन हो पा रही है, क्या इकदाम हैं इस पर? जैसा कि फ्लड कंडीशन में जो है कि हम सबको पता है कि वाटर बार्न, फूड बार्न और स्किन डिजीज़ जो है कि लाक होती हैं। तो इस तरह के मर्ज़ जब लाक होते हैं तो हम उस तरह की हम अद्वियात हमारे मेडिकल कैंप्स में होती हैं जो अगर कहीं भी ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो हम जो है कि पब्लिक को प्रोवाइड करते हैं और प्रॉपर उस तरह ट्रीट करते हैं। अच्छा फ़रीद साहब, बहुत अहम होता है कि इस तमाम तर काम में जो मकामी कम्युनिटीज़ हैं उनको भी इन्वॉल्व किया जाए। तो जो मकामी कम्युनिटी है, वहाँ के वॉलंटियर्स हैं, उनका ताउन ऑपरेशन में किस हद तक आप लोगों के लिए मददगार साबित हो रहा है? जैसा कि इमरजेंसी सिचुएशन है तो इसमें हम सब स्टेक होल्डर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और क्लोज कोऑर्डिनेशन में है। 24/7 हम स्टैंड बाय हैं। अल्लाह ना करे सिचुएशन अभी अंडर कंट्रोल है कि अल्लाह ना करे कि अगर कोई इसी तरह की सिचुएशन होती है तो हम उस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर फॉर योर टाइम। इट वाज वंडरफुल टू हैव यू होस्ट यू ऑन द शो एंड हम होप करते हैं हम आप कर रहे हैं
उसमें आपका तो मकसद पूरा हो, लेकिन जो एक्चुअल मकसद है वो ये कि वहाँ के लोगों को रिलीफ देना, उनको रिहेबिलिटेट करना, इस वक्त उन्हें कंफर्ट कर सकना, जो इस वक्त सिचुएशन बनी है। बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम विद अस। एब्सोल्युटली। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन बेटर कैसे हो रही है, और जब ये बात करते हैं तो हम कहते हैं कि क्या पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी की विंडोज़ खुलेंगी, और जब हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ होंगी तो बात करते हैं कि यंग लोग जो हैं, इन जो ग्रोइंग एज के लोग हैं, उनके लिए क्या मौके हैं पाकिस्तान में। ये सारी जब बातें मैं करती हूँ तो इट एक्चुअली फैसल काइंड ऑफ पुशेस मी टू थिंक कि सालाना हमारे कितने पाकिस्तानी जो हैं वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं। हज़ारों, लाखों। ओके। या 2024 से 25 में 10 ये लाख लीगल तरीके से ना, डंकी वाला भी तो नहीं शामिल कर रही इसमें? आपका 2024 से 25 1 मिलियन बंदा आपका एम्प्लॉयमेंट के लिए पाकिस्तान से बाहर गया था। 2022 में तकरीबन लगभग 8 लाख लोग गए थे। इस साल के शुरू में ही 3,60,000 अब तक कैलकुलेटेड है। सो एंड ऑब्वियसली ईयर एंड होगा तो आपको मजीद इस पर पता चलेगा। आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट मोटिवेट्स पीपल टू लीव पाकिस्तान एंड व्हाट मोटिवेट्स देम who are not going and they want to stay in Pakistan. मैं बताऊं आपको what motivates them. जो सिचुएशन है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की, that motivates them. जो हमारे बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जिनमें हेल्थ आती है, जिनमें फूड सिक्योरिटी आती है, द बिल्स, द हाई टैक्सेस, क्योंकि जाता कौन है सादिया? जाता तो मिडिल क्लास तबका है ना बॉस। आपने स्क्रैच से स्टार्ट करना है किसी जगह। जाता तो मिडिल क्लास तबका है। जो अमीर हैं उनको क्या पड़ी है, उनके लिए तो उनके लिए दे कैन गो एनी टाइम, दे वोंट गो भाई, दे वोंट गो बिकॉज उनके लिए ये भी पेरिस है, बिग द अमाउंट ऑफ मनी दे हैव। लेकिन जो मिडिल क्लास है, जो स्ट्रगल कर रहा है, खास तौर पे जो नौजवान हैं पढ़े लिखे, जब वो ये देखते हैं कि मेरिट जो है, मेरिटोक्रेसी जो है उसका कत्लेआम होता है, रिश्वत सतानी होती है, चाहे वो महकमा चाहे वो गवर्नमेंट के महकमे हों, क्यों हमारा नौजवान यहाँ से वहाँ, और वो सिर्फ पढ़ने नहीं जा रहा सादिया, वो वहाँ की पढ़ाई का खर्चा वहीं के मार्ट्स में काम करके उठाने के लिए भी तैयार है। राइट फ्रॉम द टुंड्रास ऑफ कनाडा टू द सफारीज ऑफ द गल्फ एरियाज, वो जाने के लिए तैयार है। तो क्यों है ये सारा, इसी पे हम बात कर लेते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर उमैर जलियावाला हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग उमैर भाई, अस्सलाम वालेकुम, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप मेरी बहुत सारी बातों पे शायद एग्री ना कर रहे हो, बट रियलिटी है कि नहीं है उमैर भाई? आपकी आपकी ज़्यादा इंटरेक्शन होता है यूथ से, तो जब होता है क्या वो फैक्टर्स हैं जिन पे वो कहते हैं कि जी हम जाना चाहते हैं, एंड जब वो जाना चाहते हैं तो क्या उनके जहन में ये बात होती है कि जी हम जा रहे हैं, हम पढ़ेंगे और उसके बाद वापस आके कौम की खिदमत करेंगे? ये होती है उनके जहन में बात? आजकल नहीं होती। पहले जब हम काम करते थे तो नौजवान एक्सपोजर के लिए बाहर जाना चाहते थे, इंटरनेशनल तालीम हासिल करें और फिर वो हासिल करके अपने इलाकों में वापस आएं और वहाँ चेंज क्रिएट करें। लेकिन पिछले कुछ सालों में जो हुआ है उसके बाद नौजवान जाना तो चाहता है लेकिन वापस नहीं आना चाहता। और न सिर्फ ये बल्कि जो बाकी हैं यहाँ पे, उनको भी ये यकीन है कि चीज़ें चेंज नहीं हो सकती और शायद उन्होंने खुद मान लिया है कि वो उनमें से नहीं है जो जा सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा मनफी रवैया है। मैं इस वक्त भी सिंध के टूर पे निकला हुआ हूँ। कहीं ना कहीं जब आप किसी ओनरशिप दिखाते हैं तो आपको वो मसला नहीं लगता। हमारी अपने मुल्क के साथ रिश्ता, वो ओनरशिप नौजवानों की कम हो गई है और जब ओनरशिप कम होती है तो शिकायत बढ़ जाती है। तो जिसको हम देखते थे कि ये हमारे लिए मौका है, इस मुल्क के मसाइल हमारे लिए मौका है, तो आज का नौजवान ऐसे नहीं देख रहा। आज का नौजवान सोशल मीडिया पे वो तमाम आसाइशें देख रहा है, हुकूक देख रहा है जो कि और ममालिक में मैसर हैं। बेशुमार नौजवान जो उनके साथी गए हुए हैं, उनके पास एक बेहतर लाइफस्टाइल है। वो कम कमाते हैं तो अच्छा कमा लेते हैं, कम कमाते भी हैं तो रियासत बहुत कुछ दे देती है। इसके साथ हम एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे नेक्स्ट डे। वेलकम बैक। वो कहते हैं कि जब पूरी दुनिया का ज़मीर सो चुका होता है तो कुछ अक़वाम उठती हैं और झंझोड़ती हैं। ये वो अक़वाम है कि जिनके पास वीटो पार नहीं है, वो अक़वाम है कि जिन पे सैंक्शंस हैं, लेकिन इसके बावजूद जब हमियत और गैरत जागती है तो फिर वो ये नहीं देखती
कि वो कितनी छोटी ताकत है और अगले कितनी बड़ी ताकत है। हम बात कर रहे हैं जो 80वां इजलास हो रहा है यूनाइटेड नेशंस का जनरल असम्बली इजलास का, और जो कल हुआ है वहाँ पे कमाल हुआ है। हम आपको वीडियो पहले दिखा देते हैं, अंग्रेज़ी में ज़रूर है लेकिन बाद में हम इस पर तबसरा भी करेंगे। सुनाइए प्लीज़। गुस्तावो फ्रांसिस्को पेट्रो, और इन्होंने सीधा सीधा अमेरिका पे इल्ज़ाम लगाया। पहले तो इन्होंने नेतन्याहू को ललकारा है। इससे पहले कि मैं ये सारी बातें बताऊं सादिया, अपनी तकरीर जब इन्होंने शुरू की है उसके 5वें मिनट में ही जो अमेरिका का डेलीगेशन था वो सारा उठ के बाहर चला गया। फिर उसके बाद इन्होंने लताड़ के सुनाई है और इन्होंने नेतन्याहू को ललकारा है। कहा भाई बहुत हो गया। इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि किसी ने ऑन द फेस आके इस्राइल को ये कहा है कि आप हर बार जो जेनोसाइड किया जा रहा है गज़ा के अंदर उसे वीटो कर देते हैं। उन्होंने पहली बार ये कहा है कि सारे जो डिप्लोमेसी के रास्ते हैं वो इस्राइल की जानिब से बंद कर दिए गए हैं। आप जो डिप्लोमेसी की बातें कर रहे हैं, आप जो 2 नेशन थ्योरी की बातें कर रहे हैं, ये झूठ का पलंदा है। आप इसको हल करना ही नहीं चाहते हैं। सो इतना ओपनली आकर कभी किसी भी मुल्क के प्रेसिडेंट ने, किसी भी मुस्लिम मुल्क के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ने भी इतने खुले आकर साथियों, मुझे एक बात बताएं, ये कोलंबिया है ना, साउथ अमेरिका है, ये गजा से मीलों हज़ारों मील दूर है। क्या बनता है इनका? नहीं बनता। एंड एट द सेम टाइम दे नो हाउ डिफिकल्ट इट इज गोइंग टू बी अगेंस्ट टू नेम यूएसए। यस, ठीक, लेकिन इसके बावजूद ये कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक मुसलमान रियासत हैं, कि आप एक ईसाई रियासत हैं, या आप कौन सी रियासत है। ज़रूरी है कि आप एक इंसान हैं, ज़रूरी है कि आपके अंदर इंसानियत है, और ज़रूरी है कि इंसानियत और ज़मीर जब जागे तो फिर आप यू कॉल आउट द नेम्स। लेकिन इतने अरसे से वो, अब हम देख रहे हैं फाइनली कि हमारी जो हमियत है, गैरत है, वो गल्फ स्टेट्स की जागी है, पर पड़ी है। हाँ, तो जागी है, लेकिन वो जागने के बावजूद सिचुएशन थमेगी ये तो हमें नहीं पता। लेकिन जो कल हुआ है उसके बाद देखते हैं कि सूरत हाल क्या बनती है। कल ट्रंप की मुलाकात भी हुई तुर्की के सदर रजब एर्दोगान से भी। उन्होंने कहा कि जी वैसे मैं ओपिनिएटेड लोगों को अच्छा नहीं समझता, लेकिन ये बंदा बड़ा अच्छा है, तगड़ा है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि सिचुएशन क्या बनती है। अच्छा, एक और चीज़ हुई कल सादिया, ज़रा अपने डोमेस्टिक मामलात के, हम कहाँ फंसे हुए हैं। हम जहाँ हैं हम वहीं थे। हम वहीं फंसे। माफिया के खिलाफ हमें कभी भी अमली नहीं नज़र आई है कार्रवाइयाँ, और इकदामात नज़र क्या आने हैं, लोग मरते चले जा रहे हैं। कल एक और वाक़या हुआ, डीएचए में पेश आया, एक डंपर वाला वाक़या जिसमें उसने अपने नीचे कई लोगों की ज़िंदगियां रौंद डाली। एंड ये पहली दफ़ा नहीं होने जा रहा है, चाहे वो डीएचए हो, सम अदर एरियाज़ हो, कोई भी एरिया हो, वहाँ पर इस तरह के वाक़यात होते हैं। ट्रैफिक की वजह से वहाँ पर ये सूरत हाल बनती है। दिस इज़ द सिचुएशन। लुक, ये आप पहले तो सिर्फ उस गाड़ी का हाल देख लें, गाड़ी नहीं, हुआ क्या है, गाड़ियों का हाल, वो आगे पीछे उसने कितनी गाड़ियों को तबाह बर्बाद कर दिया, एक्चुअली कितनी जिंदगियों को, कितने लोगों के फ्यूचर्स को ख़त्म कर दिया है। और कौन देगा इसका जवाब? कौन इन जिंदगियों की भरपाई कर सकता है? कौन इन जिंदगियों को वापस लेकर आ सकता है? आप सिर्फ हाल से ये सिचुएशन अखज़ कर सकते हैं कि ये कितना बुरा एक्सीडेंट, अंदर बैठे लोगों का क्या हाल हुआ होगा। नहीं, लेकिन कराची में टैंकर ज़रूरी है, क्योंकि कराची में देखो फैसल, हम इससे तो नहीं मुंह मोड़ सकते अमवात गालिबन नहीं हुई है भाई, है डंपर्स भी होते हैं, सारी चीज़ें साथ होती हैं, लेकिन भाई आप रोक नहीं पा रहे ना अमवात, उसका क्या करेंगे? काशान से जान लेते हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद हैं। काशान, दिस हैपेंड, ये एक और वाकया है, ज़रा पहले तो डिटेल्स बताएं कि इतनी सारी गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, कितनी गाड़ियाँ मुतासर हुई, कितनी जानें इससे मुतासर हुई हैं? जी बिल्कुल, देखें ये कोरंगी रोड है जो कि डीएचए सिग्नल के करीब वाक़ है। ऐसे ही हादसा रोनुमा हुआ। यहाँ पर अक्सर और बेशतर वाक़यात रिपोर्ट होते रहते हैं। कोरंगी रोड से अगर हम शारा फैसल की जानिब जाते हैं, सामने एक बंगला बना हुआ है, उस बंगले का ये हाल है, आए दिन हादसा रिपोर्ट होता है। और कोई वाटर टैंकर या अगर डंपर की हम बात करें, वो टैंकर इतनी तेज रफ्तारी के बाद होता है कि हादसा रिपोर्ट होता है, उस बंगले की दीवार में जाके घुसते हैं और दीवार टूट जाती है। अक्सर और बेशतर ऐसे वाक़यात वहाँ पर रिपोर्ट होते रहते हैं। उस बंगले के जो मालिक है, उनकी जानिब से डीएचए अथॉरिटी को मुताबिक बार लेटर्स भी लिखे गए कि यहाँ से हैवी ट्रांसपोर्ट का गुजर जो बिजली की जानिब होता है वो बंद कराया जाए, क्योंकि हादसे यहाँ पर रिपोर्ट होते हैं। ऐसे ही कल पार्किंग में मुताबिक गाड़ियाँ वहाँ पर मौजूद थी, कुछ गाड़ियाँ सिग्नल्स पे खड़ी हुई थी, जो कि गिजरी से ये हैवी ट्रांसपोर्ट का गुजर हुआ। दिन के औकात में मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की गई है डीआईजी ट्रैफिक की जानिब से। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से सिग्नल्स पर, चौराहों पर खड़े होकर जो अवेयरनेस दी जा रही है कि फैसले हमने सिस्टम मुतारिफ करा दिया है, सिग्नल्स पर रोक के वो पैम्फलेट्स जो है तकसीम कर रहे हैं। लेकिन ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हम देखने को इकदाम नहीं होते। दिन के औकात में हैवी ट्रांसपोर्ट का वहाँ से गुजर होता है। ये बड़ा वाकया कल रिपोर्ट हो जाता, लेकिन ये जो पानी का टैंकर नहीं था ये, और कोई डंपर नहीं था, ये था ऑयल टैंकर
जिसके अंदर क्रूड ऑयल मौजूद था, वो आके इन गाड़ियों से टकराया। इसमें मुताबिक गाड़ियां जो है वो मुतासिर हुई हैं। थैंकफुली कि ये जो कंटेनर था फ्यूल कंटेनर, इसके अपने अंदर कोई लीकेज नहीं हुआ जितनी गाड़ियों को इसने नुकसान पहुंचाया। दिस कुड बी वेरी डेडली। बहुत शुक्रिया काशान फॉर द डील। ओके, शो के आखिर में कुछ पॉजिटिव बातें कर लेते हैं। आगा कलीम, जब भी हम नाम लेते हैं तो हम उस वक्त लेते हैं जब हमेशा से जब भी ही इज़ विनिंग, he's on a winning streak. And he is always winning. इंटरनेशनल फाइट हुई, आज़रबाईजान के अब्दुर्रहमान रऊफ को इन्होंने शिकस्त दी और टाइटल जीता। और ये वीडियोस भी आप देख सकते हैं इन द केज। वाओ, दिस इज़ फैंटास्टिक। और आगा कलीम अपने सिग्नेचर हुक्स के साथ, सिग्नेचर किक्स के साथ अगेन हमारे साथ मौजूद हैं। आगा अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज़रबाईजान में भी जीत गए, कैसा फील कर रहे हैं सर? कैसे? ऑल गुड, ऑल गुड। ज़रा अपना ये बेल्ट तो आप दिखा रहे हैं, वो मेडल भी दिखाएं, फिर हम आपसे बात का आगाज़ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, ये अभी फाइट हुई थी अज़रबाईजान के शहर बाकू में। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी चौथी प्रोफेशनल फाइट थी अगेंस्ट अज़रबाईजान। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए मैंने बड़ी मेहनत की हुई थी, स्ट्रगल किया हुआ था, मगर ये इवेंट मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। मैं लाहौर आया हुआ था, राबे की फाइट थी, तो वहाँ पर फाइटों के लिए आया हुआ था। मेरा पासपोर्ट कराची में पड़ा हुआ था, तो मुझसे ट्वीट कंपनी ने रब्ता किया, तो उन्होंने मुझसे पूछा भाई आपका नेक्स्ट इवेंट कब आ रहा है? तो उनसे मैंने कहा जो मेरा नेक्स्ट इवेंट है वो जो है ना 4 दिन बाद आ रहा है। तो मैंने कहा वीज़ा लगाओ और जाओ। मैंने कहा सर मेरे लिए पॉसिबल नहीं, टिकट नहीं, वीज़ा नहीं है। तो सिर्फ 1 घंटे के अंदर उन्होंने सर मेरा वीज़ा अप्लाई किया, टिकट करवा के दिया ट्रीट ग्लोबल कॉर्पोरेशन ने, और इनके जो ऑनर है सर सैयद शेरियार अली साहब ने, तो करवा के दिया और मुझे भेजा। मुझे थैंक्स टू योर स्पॉन्सर, और साथ ही आगा थैंक्स टू योर स्पॉन्सर, थैंक्स टू यू कि इतनी जल्दी आप रेडी थे इस फाइट के लिए, आपकी तैयारी थी तो ही आप ये जीत पाए। ज़रा मुझे वहाँ के हवाले से भी बताइएगा, कितने हरीफ ओवरऑल वहाँ पे कितने पार्टिसिपेंट्स जनरली आए हुए थे, कितने मुल्कों की रिप्रेजेंटेशन थी? बेसिकली ये प्रोफेशनल फाइट होती है, ये चैंपियनशिप नहीं होती है। तो इसमें तकरीबन 4 ममालिक आए हुए थे, जॉर्जिया, तुर्किया, पाकिस्तान और अज़रबैजान, 4 ममालिक थे। ये प्रोफेशनल फाइट्स थी। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो होती है 5 मिनट एक राउंड होता है, तो आपने 3 राउंड खेलने पड़ते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इसमें आपको रिकॉर्ड्स बनती है जो आप प्रो लेवल पे खेलते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी चौथी प्रोफेशनल फाइट थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने विन की। जो मेरा फाइटर था अगेंस्ट अज़रबैजान था, आपने कहा कि आपने तैयारी की हुई थी तो आप रेडी थे मेंटली। मैं बिल्कुल इस फाइट के लिए बहुत रेडी थे मेंटली। मैं डेली ट्रेनिंग करता हूँ। अगर मैं यहाँ इस घर में मौजूद हूँ ना, तो इस घर में डेली ट्रेनिंग करता हूँ, क्योंकि मैं ट्रेनिंग मिस नहीं करता हूँ। मेरी आगे गोल्स थे, आगे मेरे और जो चैंपियनशिप आने वाली है नेक्स्ट मंथ जो है मेरा कजाकिस्तान में फाइट है, फिर जो उसके बाद कजाक में फाइट है, फिर उसके बाद इटली में फाइट है, फिर थाईलैंड में फाइट है। तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं डेली ट्रेनिंग करता हूँ। ये ईयर एंड तक आपकी फाइट स्केड्यूल्ड है आगा? जी बिल्कुल, 4 इवेंट जो मेरे भी स्केड्यूल है, लगातार 4 इवेंट मेरे स्केड्यूल है। तो देखो बड़ी बात ये होती है जो आप वो सपोर्ट करें। आप इस इवेंट में का मेरे पास स्पॉन्सरशिप नहीं था, मैं नहीं जा पा रहा था। तो मतलब एंड मौके पर मुझे से बुलाया गया ट्रेड ग्लोबल कॉर्पोरेशन ने और ट्रेड करवा के दिया। मुझे यहाँ तक भेजा, मुझे यकीन नहीं हुआ कि मुझे भेजाएंगे इस तरह। तो मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ सर शेरियार अली साहब का तो बहुत कम है। इनकी जो पूरी कम्युनिटी, इनकी जो पूरी वो है कम्युनिटी है। आगा मुझे ये बताइएगा कि ये सिर्फ वन साइडेड स्पॉन्सर्स हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं? बिकॉज इतने चारों ये आपके 4 मोर इवेंट्स आप बात कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट सपोर्ट है इसमें? मैम आपको छोटी सी बात कहूँगा, गवर्नमेंट सपोर्ट इतनी सपोर्ट है मुझे। जब मैं अभी रिसेंटली गया हुआ था पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड लाहौर में ना, तो वहाँ मैंने 4 दिन गुजारे। तो 4 दिन जब मैंने गुजारे, इन्होंने मुझसे पर डे के 3000 रुपये चार्ज किए, 3500 रुपये चार्ज किए। तो अब यहाँ से अंदाजा लगा जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हमारा घर होना चाहिए, वहाँ पर ये लोग हमसे पैसे चार्ज कर रहे हैं। तो सपोर्ट क्या मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से? गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक फिलहाल कोई सपोर्ट नहीं मिली है। और मुझे भरोसा है, उम्मीद नहीं, कभी दिल टूटा नहीं, मेरा दिल बर्दाश्त नहीं हुआ है। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला जो गवर्नमेंट है, चाहे वो सूबाई गवर्नमेंट है, वफाकी गवर्नमेंट है, ये जरूर इतनी सपोर्ट करेगी, प्रमोट करेगी। तो इंशाल्लाह कभी हिम्मत नहीं आ रही है कभी। जिस तरह मैंने अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम मैंने फाइटर के लिए मैं 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रहा एमेचर लेवल का। इसके अलावा 2 टाइम में वर्ल्ड ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रहा, 1 टाइम वर्ल्ड सिल्वर मेडलिस्ट रहा। इसके अलावा 4 टाइम में एशियन चैंपियन रहा, 2 टाइम नेशनल चैंपियन रहा, 10 टाइम ऑस्ट्रेलियन, 10 टाइम ऑल कराची चैंपियन रहा। ये बताना बड़ा आसान ईजी है कि भाई यहाँ फाइट्स के लिए यहाँ मैंने फाइट्स विन किए। इसके पीछे जितनी मेहनत है, जितनी स्ट्रगल है, बहुत हार्ड वर्क है इसके पीछे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप बोल्ड न्यूज़ का, जो जब भी मैं फाइट विन करता हूँ आप मुझे अप्रोच करते हैं, मुझे बुलाते हैं अपने शो पे, जो मेरी आवाज़ है वो गवर्नमेंट तक पहुँचाते हैं कि भाई ये आगा कलीम भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके चैनल का, तमाम लोग का, बॉल चैनल का, एहसन अहमद भाई, एहसन भाई का, कि जो हमें सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं।
सर थैंक यू सो मच आपके मोहब्बत का, सपोर्ट का। अगर आप लोग नहीं होते तो हमारी आवाज़ बालाखाम तक नहीं पहुंचती, हमें सपोर्ट नहीं मिलते, हमें स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती, तो ये सब आपको क्रेडिट है कि आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं। ऑल राइट आगा, एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक आपको। आप काम ऐसा करते हैं बॉस कि आपको सपोर्ट करना बनता है, सिर्फ सपोर्ट नहीं, कांग्रेचुलेट करना भी बनता है। वापस आएँ तो आपसे मुलाकात फिर होती है। थैंक यू सो मच। तो आगा कलीम हमारे साथ मौजूद थे। So, ladies and gentlemen, it's the time to wrap up the show. लेकिन नहीं, हम आपको फिर बता रहे हैं कि अगर आप एक क्रिकेट फैन हैं तो अगले 2 दिन आपके लिए सख्त इम्तिहान है, और उम्मीद करते हैं कि अब आपसे पीर को जब मुलाकात हो रही होगी हम आशाश बशाश होंगे हम खुशो-खुर्रम होंगे। I really hope. At least शाहिद आफरीदी तो बहुत होपफुल हैं। वो ये कह रहे हैं कि mark my words, we'll beat India in the final. So are we going to beat them? Let's see. Words marked. आपसे मुलाकात होगी कल अब पीर को। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।